दीपक हमेशा ही दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं, और यही उसकी सार्थकता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। एकता नगर को देंगे 280 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता। केंद्र ने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ किए हैं स्थापित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का किया अनावरण। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन की भी की शुरुआत। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में पहला दीपोत्सव आज। सरयू घाटी पर 25 लाख दीप जलाकर अयोध्या नया इतिहास रचने को है तैयार। भव्य लेजर शो का भी होगा आयोजन। इंडिया और न्यूजीलैंड विमेंस के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज को इंडिया विमेंस ने 2-1 से जीता। ओपनर स्मृति मंदाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए खेली 100 रनों की पारी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 59 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने चटकाए 3 विकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आज शाम केवड़िया के एकता नगर जाएंगे और करीब 5:30 बजे एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बेहतर करना और क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 6 बजे 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप है। 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान के 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। कल यानी 31 अक्टूबर को सुबह करीब 7:15 बजे प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और एकता दिवस परेड को हरी झंडी भी दिखाएंगे, जिसमें 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल NCC और 1 मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी। विशेष आकर्षण में NSG की हिल मार्च टुकड़ी, BSF और CRPF के महिला और पुरुष बाइकर द्वारा साहसी प्रदर्शन, BSF द्वारा भारतीय मार्शल आर्ट के संयोजन पर एक शो, स्कूली बच्चों द्वारा पाइप बैंड शो और भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण फ्लाइट पास शामिल हैं। दीपावली के त्यौहार के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को खास तोहफा दिया है। तोहफा भी ऐसा जिसकी कोई कीमत नहीं है। कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा धन स्वस्थ तन होता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना में देश के बुजुर्गों को जोड़ा है। आयुष्मान का आशीर्वाद त्योहारी सीजन में सरकार ने दिया है। लोगों को अब बुजुर्गों में होने वाली बीमारी की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि उनके इलाज पर होने वाले खर्च को सरकार ने उठाने का फैसला किया है। अब देश के अमीर गरीब सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसमें उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कोई मायने नहीं रखी जाएगी। और दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में
इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति का भी जिक्र किया। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का, और ये प्रमाण है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। बीते 10 वर्षों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसका एक बड़ा केंद्र बना है। इस अवसर पर देश की प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उसकी प्रगति की गति भी उतनी ही तेज होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा और इस योजना के तहत बिना किसी भेदभाव के सबको लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को आयुष्मान वया वंदना कार्ड सौंपे। योजना के दायरे में करीब 4 करोड़ 50 लाख परिवारों के 6 करोड़ नागरिक आएंगे। स्कीम का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य पोर्टल या आयुष्मान ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के 40 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को
नियुक्ति पत्र बांटे। ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला रोजगार मेला था। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि देश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे, राजमार्गों, सड़कों, रेल, बंदरगाहों, हवाई अड्डों के विकास, फाइबर केबल बिछाने, मोबाइल टावर्स की स्थापना करने और देश के सभी भागों में नए उद्योगों के विस्तार पर प्रकाश डाला। पानी और गैस की पाइपलाइन बिछाने, नए स्कूलों, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों की स्थापना और बुनियादी ढांचे पर खर्च करके लॉजिस्टिक लागत को कम करने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल नागरिकों को लाभ हो रहा है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार की नीतियां और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, फाइबर लाइन बिछाने का काम, देश के कोने कोने में मोबाइल टावर लगाने का काम, नए नए उद्योगों का विस्तार, देश के कोने कोने तक, कोने कोने में हो रहा है। नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। साथियों, अभी कल ही मैं वडोदरा में था। वहां मुझे डिफेंस सेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन करने का अवसर मिला। इस फैक्ट्री में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, लेकिन नौकरी के जितने अवसर तैयार होंगे उससे कहीं ज्यादा एयरक्राफ्ट के लिए जो स्पेयर पार्ट चाहिए, वो स्पेयर पार्ट बनाने के लिए बहुत सारे छोटे 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 कारखानों की जाल जरूर बनेगी। बहुत सारे छोटे छोटे कारखानों से उसको बना करके सप्लाई किया जाएगा। ये पार्ट्स देश के कोने कोने में हमारे जो एमएसएमई है ना, वो बनाएंगे। नए एमएसएमई आएंगे। एक एयरक्राफ्ट में 15 से 25 हजार तक छोटे बड़े पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं। यानी एक एक फैक्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए देश भर की हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां सक्रिय रहेगी। आप सोच सकते हैं कि इससे हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, उनमें रोजगार के कितने मौके बनेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और जल्द ही इसके तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के सामने मजबूत प्रदर्शन कर रही है और वर्ष 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था 10 गुना बढ़ने की संभावना है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने आए भारतीय व्यापार सेवा और भारतीय लागत लेखा सेवा के परिवीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था 2047 तक 10 गुना बढ़ने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि 2023-24 में 8.22% की तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन प्रदर्शित कर रही है। India is the fastest growing major economy and is likely to become the third largest economy soon. According to the latest World Bank estimates, India contributes 16% to global economic growth in 2023. Our economy is likely to grow tenfold by 2047. With a rapid economic growth of 8.2% in the year 2023-24, the Indian economy has been demonstrating resilience in the face of geopolitical challenges. India needs to attract private investment to increase the levels of per capita income and to get to continued high levels of growth even amidst turbulent global environment. The Indian government has an investor-friendly policy wherein most sectors are open for 100% FDI under the automatic route. Several initiatives of the Government of India are creating an enabling ecosystem for growth. India is the third largest startup country only after the US and the UK. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी देखी और उन्होंने सभी से इन कलाकारों की रचनात्मक कृतियों की सराहना करके और उन्हें खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली के जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन की भी शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया में अपने पोस्ट में कहा कि सरदार साहब ने देश को एकता के सूत्र में पिरोकर मजबूत भारत की नींव रखी। राष्ट्रहित के लिए संघर्ष व त्याग के प्रतीक लौह पुरुष की ये प्रतिमा देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतीक बन सभी को प्रेरणा देती रहेगी। देश के पहले गृह मंत्री की जयंती से 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया विजन के तहत प्रौद्योगिकी को शासन के साथ एकीकृत करने के लिए आज नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप की शुरुआत की। ये ऐप नागरिकों को किसी भी समय किसी भी स्थान से और अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की सुविधा देकर जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सहज और परेशानी मुक्त बनाएगा।
सेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण मंगलवार को संपन्न हो गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा और भीतरी इलाकों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विकसित भू राजनीतिक परिदृश्य और अवसर विषय पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन था। इस अवसर पर डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत को प्रभावित करने वाली जटिल वैश्विक और भू राजनीतिक गतिशीलता को रेखांकित किया। उन्होंने सशस्त्र बलों से देश की अपेक्षाओं और वर्तमान विश्व व्यवस्था के विरोधाभासों और चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर गहन चर्चा की। जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ने वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए संयुक्तता के महत्व और सभी क्षेत्रों में बेहतर एकीकरण की रूपरेखा पर जोर दिया, जो भविष्य के युद्ध और प्रभावी संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख, ने भू राजनीति, प्रौद्योगिकी और रणनीति में तेजी से बदलती गतिशीलता पर चर्चा की। एडमिरल त्रिपाठी ने सशस्त्र बलों को इन परिवर्तनों के प्रति सक्रिय और अनुकूलनशील बने रहने की आवश्यकता, खासकर हिंद प्रशांत महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्रों पर जोर दिया। 288 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए लगभग 8000 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कुल 634 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया मंगलवार यानी कि 29 अक्टूबर को समाप्त हो गई। इस बीच 288 विधानसभा सीटों के लिए 7995 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्रों का सत्यापन और जांच आज होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर को अपराह्न 3 बजे तक है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कुल 634 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी, जबकि उम्मीदवार 1 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड विमेंस के बीच खेला जा रहा 3 मैचों की वनडे सीरीज को इंडिया विमेंस ने 2-1 से जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत ने कीवी टीम को 6 विकेट से हरा दिया। ओपनर स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 100 रन की पारी खेली। मंधाना ने 122 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 100 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 59 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। मंगलवार को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने भारत को 233 रन पर 33 रन का टारगेट दिया, जिसे इंडियन विमेन टीम ने 44.2 ओवर में हासिल कर लिया। कीवी टीम की तरफ से ब्रुक हॉलिडे ने सबसे ज़्यादा 86 रन बनाए। हन्ना रोवे को 2 विकेट मिले। अयोध्या का दीप उत्सव संपूर्ण विश्व को एक भव्य आयोजन का संदेश देने के लिए तैयार है, जिसके लिए बीती रात लेजर शो के माध्यम से रामायण कालीन दृश्य का प्रदर्शन भी किया गया। इससे पहले 1100 पुरोहित और बटुक ने सरयू आरती का कीर्तिमान स्थापित करने के लिए रिहर्सल की। साथ ही ड्रोन शो का भी रिहर्सल किया गया और आज राम पथ पर निकलने वाली शोभा यात्रा का भी रिहर्सल तैयारी के अंतिम रूप में किया गया। शोभा यात्रा में 18 झांकियां हैं, जो कि रामायण के 7 कांड पर आधारित है और भगवान राम के पूरे जीवन काल को प्रदर्शित कर रही है। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए।
और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की संकल्पना की थी, जिसके माध्यम से हमारे देश के लोकल कारीगरों और उनके द्वारा बनाए स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिल सके। दिवाली के शुभ अवसर पर हम अक्सर अपने घरों की साज सजावट और अपने मित्रों, सगे संबंधियों को उपहार देने के लिए विभिन्न प्रकार की खरीदारी करते हैं। आपके वोकल फॉर लोकल होने से उन सभी के घरों की दिवाली भी शुभ हो सकती है, जिनकी मेहनत और समर्पण से हमारे घर खुशियों के दीप जलते हैं। आइए इस विशेष अवसर पर हम ODOP उत्पादों की खरीदारी कर अपने स्थानीय उत्पादकों के घरों तक समृद्धि पहुंचाने का काम करें। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं वोकल फॉर लोकल से जुड़े इस खास वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.